हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। मैं गौरव द्विवेदी दोस्तों आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल ओम साइंस फ्यूचर पॉइंट पर। जैसा कि दोस्तों हम संख्या पद्धति लेकर चल रहे हैं और आज इसके अंतर्गत दोस्तों हम आ गए हैं घातांकीय भाग पर प्रश्नों के बारे में स्टडी करने। तो दोस्तों इसके अंतर्गत आज जो हम टॉपिक लेने वाले हैं वो है सूत्र पर आधारित प्रश्न, घातांकीय योग पर आधारित प्रश्न, शेषफल पर आधारित प्रश्न, भाग विधि से गुणनखंड ज्ञात करना। इन सब टाइप के प्रश्न लेने वाले हैं दोस्तों। तो सूत्र पर आधारित के अंतर्गत थोड़ा सा दोस्तों हम डिटेल में बताना चाहेंगे कि जैसे इसमें कभी कभी प्रश्न पूछता है, जैसे इस टाइप का a टू द पावर n और b टू द पावर n, ये दी गई एक संख्या होगी, यह किससे डिवाइड होगी। या दोस्तों a की पावर n माइनस b की पावर n, इस टाइप के जो प्रश्न होंगे वो किससे डिवाइड होंगे। घातांकीय योग की अगर बात करें दोस्तों तो जैसे 3 की घात 41, 3 की घात 42, 3 की घात 43 और 3 की घात 44, इस टाइप का एक प्रश्न देगा और पूछेगा कि ये दी गई संख्या किससे डिवाइड होगी। शेषफल की अगर बात करें दोस्तों तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इसके अंतर्गत दोस्तों प्रश्न कुछ इस टाइप के आते हैं, जैसे 68 की पावर 65 डिवाइड बाई 67 और इसमें पूछ लेता है दोस्तों कि इसका शेष क्या होगा। या दोस्तों फिर अगला टॉपिक होगा हमारा भाग विधि से गुणनखंड ज्ञात करना। जैसे दोस्तों कोई संख्या दी गई होगी और वहां पर कहेगा कि भाग विधि से जो है बताइए कि इसमें गुणनखंडों की कुल संख्या कितनी है। तो दोस्तों इन सब लाजवाब टॉपिक्स को हम पढ़ने वाले हैं जो कि सभी वनडे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों पेन और कॉपी लेकर तैयार हो जाइए, क्योंकि फुल कॉन्फिडेंस के साथ फुल जोश के साथ हम इस लेक्चर को जो है पढ़ाने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों सेशन की शुरुआत करते हैं। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले इसके अंतर्गत हम इस सूत्र पर आधारित प्रश्नों को दोस्तों हम दो टाइप में डिवाइड किए हैं। तो पहला टाइप जो होगा हमारा उसको हम a से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इसमें दोस्तों होगा क्या कि a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n का एक गुणनखंड a प्लस b होता है। लेकिन दोस्तों यहां पर एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है? वो ये है कि n जो होगा वो क्या होना चाहिए, एक विषम संख्या। दोस्तों हमने क्या कहा कि a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n का एक गुणनखंड निश्चित रूप से दोस्तों a प्लस b होता है। लेकिन कब? जब n क्या हो दोस्तों, एक विषम संख्या हो। जैसे इसके लिए हम कुछ आपको उदाहरण दिखा रहे हैं। जैसे दोस्तों देखिए हमने लिया यहां पर a टू द पावर 3 प्लस b टू द पावर 3 और यहां पर दोस्तों देखिए जैसा कि सबसे पहले हम प्रश्न को देखकर जस्टिफाई ये करेंगे कि जो पावर है वो सम है कि विषम है। तो दोस्तों तीन की अगर हम बात करें अर्थात n बराबर यहां पर दिया गया है 3 और 3 एक कैसी संख्या है, विषम संख्या है। तो दोस्तों 9th क्लास 10th क्लास में ही आप लोग ये चीज के बारे में पढ़े होंगे, इस फार्मूले के बारे में कि a क्यूब प्लस b क्यूब बराबर होता है a प्लस b ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और माइनस का ab। तो दोस्तों देखिए इसको हमने एक्सपेंड किया तो a प्लस b और दूसरे ब्रैकेट में ये मिला, अर्थात a प्लस b क्या हो गया, a प्लस बी एक गुणनखंड के रूप में यहां पर देखिए दिख रहा है, एक गुणनखंड है। कह सकते हैं कि a क्यूब प्लस b क्यूब का एक गुणनखंड क्या है, a प्लस b है। और दोस्तों यदि कोई संख्या किसी संख्या का गुणनखंड होता है, इसका मतलब यह होता है दोस्तों कि वो संख्या अपने गुणनखंड से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगा। जैसे दोस्तों हमने कहा 27 और 27 का एक गुणनखंड 3 है। तो अगर हम इस 27 को 3 से भाग करें दोस्तों तो ये पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, 9 बार में पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा और शेष हमारा क्या बचेगा दोस्तों, शून्य बचेगा। तो वही हम दोस्तों यहां पर आपको बताना चाहते हैं कि यदि इस टाइप का पैटर्न होगा तो इस टाइप के पैटर्न में a प्लस बी सदैव एक गुणनखंड के रूप में मिलेगा जो कि कंप्लीटली
दिए गए क्वेश्चन को क्या करेगा दोस्तों, डिवाइड कर देगा। जैसे और प्रश्न अगर हम ले लें, जैसे हमने कहा a की घात 5 प्लस b की घात 5, तो इसका दोस्तों सदैव एक गुणनखंड हमें a प्लस b मिलेगा, आगे ब्रैकेट में क्या होगा उससे कोई मतलब नहीं है। जैसे दोस्तों आगे और ले लें a टू द पावर 7 प्लस b टू द पावर 7, तो निश्चित रूप से एक गुणनखंड इसका a प्लस b होगा। अर्थात क्या कह सकते हैं दोस्तों, अगर हम पक्षांतर करें तो ये आके इसको क्या करेगा, डिवाइड करेगा, और डिवाइड इस तरीके से करेगा कि शेषफल क्या बचेगा दोस्तों, शून्य बचेगा। तो आइए दोस्तों हम इस पर सबसे पहले आपको एक प्रश्न लगा के बताते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं प्रश्न की। तो दोस्तों चलिए यहां पर हमने एक प्रश्न लिया है। जैसे प्रश्न है कि 3 की घात 17 प्लस 5 की घात 17 निम्न में से किस संख्या से सदैव विभक्त होगा। निम्न में से किस संख्या से सदैव विभक्त होगा दोस्तों, मतलब हमेशा कटेगा। तो आइए दोस्तों, हमने क्या सूत्र बताया कि यदि a की घात n प्लस b की घात n होता है तो इसका सदैव एक गुणनखंड दोस्तों क्या होता है, a प्लस b। सदैव एक गुणनखंड क्या होता है, a प्लस b, जहां पर n क्या होना चाहिए, एक विषम संख्या। तो उसी तरीके से दोस्तों यहां पर है 3 की घात 17 प्लस 5 की घात 17, ये दोस्तों सदैव किससे डिवाइड होगा। देखिए दोस्तों बहुत ही आसान है, यहाँ पर a है यहाँ पर b है, तो इन्हीं दोनों को हमको ऐड कर लेंगे। ऐड करने से जो संख्या आएगी उसी संख्या से डिवाइड होगा। तो यहाँ पर दोस्तों a की जगह पे 3 है और b की जगह पे 5 है, अर्थात दोस्तों हम कह सकते हैं कि ये 5 प्लस 3 अर्थात किससे डिवाइड होगा, हमेशा 8 से डिवाइड होगा। तो यहाँ पर दोस्तों इस तरीके से हमारा ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों चलिए इसके कुछ नियम और हैं। जैसे हमने क्या कहा था, इसका हम नियम टाइप ए बताए हैं, इसमें एक टाइप बी भी है और एक टाइप सी भी है। अब पहले हम दोनों नियमों को बताएंगे, फिर सारे नियमों पर आधारित हम अच्छे अच्छे प्रश्नों को आपको करके दिखाएंगे। तो चलिए दोस्तों हम बी वाला देखते हैं। इसका टाइप कह रहा है यहाँ पर क्या है कि यदि a की पावर n माइनस b की पावर n है, प्रश्न ये इस टाइप का होगा, यदि a की पावर n माइनस b की पावर n में n एक विषम संख्या है, n एक विषम संख्या है, तो विषम संख्या है तो निश्चित रूप से इसका एक गुणनखंड a माइनस b होगा, a माइनस b होगा। जैसे दोस्तों a की घात 3 माइनस b की घात 3 अगर हम ले ले दोस्तों, ठीक है, तो इसका सूत्र आप जानते होंगे, ये होता है a माइनस b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ए बी। तो देखिए दोस्तों इसका एक गुणनखंड निश्चित रूप से हमें क्या मिल रहा है, a माइनस बी। ऐसे ही यदि हम a की घात 5 माइनस b की घात 5 ले लें दोस्तों, तो इसका निश्चित रूप से एक गुणनखंड a माइनस b जरूर हमें मिलेगा। इसी तरीके से दोस्तों अगर a की घात 9 और हम b की घात भी 9 ले लें तो a माइनस b इसका एक गुणनखंड हमें निश्चित रूप से मिलेगा। लेकिन ये दोस्तों तभी होगा, बस यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात क्या है, n एक कैसी संख्या है, विषम संख्या है। तो दोस्तों इसका सी वाला देखिए नियम, सी वाला नियम इसका क्या है, यहां पर क्या है कि यदि a की घात n माइनस b की घात n में n एक सम संख्या है तो निश्चित रूप से इसके गुणनखंड a माइनस b और a प्लस b होंगी। हमने क्या कहा दोस्तों कि यदि a की घात n माइनस b की घात n में n एक सम संख्या होगा दोस्तों, तो निश्चित रूप से इसके दो गुणनखंड हमें मिलेंगे। कौन कौन,
एक तो a माइनस बी होगा, एक होगा a प्लस बी। जैसे दोस्तों हम यहां पर कह सकते हैं कि आपने एक सूत्र पढ़ा होगा, जैसे हमने कहा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए दोस्तों n की जगह पे हमने क्या लिया है 2, अर्थात यहां पर n का मान कितना है 2, और 2 कैसी संख्या है, एक सम संख्या है। तो इसका सूत्र दोस्तों हो जाता है a प्लस बी और a माइनस बी, अर्थात कि ऐसे टाइप के प्रश्न हमेशा a प्लस बी और a माइनस बी से सदैव विभाजित हो जाते हैं। जैसे दोस्तों मान लीजिए हम यहाँ पर ले लेते हैं a की घात 8 माइनस बी की घात 8, तो इसके दो गुणनखंड दोस्तों, एक तो a प्लस बी और a माइनस बी हमें सदैव प्राप्त होंगे, आगे से हमें मतलब नहीं है, क्योंकि सिर्फ हमें यह बताना है ऐसे प्रश्नों में कि ये प्रश्न जो दिए रहते हैं ये सदैव किस संख्या से विभाजित होंगे। तो दोस्तों अगर इस टाइप का प्रश्न है और यहाँ पर घात जो दिया गया है वो एक सम संख्या है, तो सदैव a प्लस बी और a माइनस बी से डिवाइड होगा। तो चलिए दोस्तों, अब एग्जाम में, ओलंपियाड में, वनडे एग्जाम में, किसी भी वनडे एग्जाम में इससे किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं वो हम आपको दिखाते हैं दोस्तों, और अब आप देख कर ही बता पाएंगे सिर्फ कि इसका उत्तर क्या होगा। तो चलिए दोस्तों प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों हमने नियम बता दिए हैं, अब नियमों को अप्लाई करना भी हम आपको सिखाने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों देखिए, हमने यहाँ पर लिया है एक प्रश्न, और इस प्रश्न में दिख रहा है एक संख्या है दोस्तों 37 की घात 45 प्लस 11 की घात 45। तो दोस्तों अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि इस पैटर्न किस टाइप का है, a की पावर n प्लस b की पावर n वाला है कि a की पावर n माइनस b की पावर n वाला है। दोस्तों तो ध्यान से देखिए, तो a की पावर n प्लस b की पावर n की तरीके से हमें दिख रहा है, तो निश्चित रूप से हमने क्या बताया था कि ये दी गई संख्या a प्लस b से कटेगी। तो दोस्तों अर्थात या भी कह सकते हैं हम कि a प्लस बी निश्चित रूप से इसका क्या है, एक गुणनखंड है। लेकिन ये बताने से पहले दोस्तों n पे ध्यान जाना चाहिए, क्या n विषम है? तो इत्तेफाक से दोस्तों देखिए, जो हमने लिया है 45, क्योंकि प्रश्न में था, तो 45 क्या है, एक विषम संख्या है। तो यहां पर दोस्तों हम स्टेटमेंट के रूप में लिख देते हैं, चूंकि n का मान चूंकि n एक विषम संख्या है दोस्तों, ऐसे लिखे तो ज्यादा सही रहेगा, चूंकि n एक विषम संख्या है अतः 37 की घात 45 प्लस 11 की घात 45 सदैव दोस्तों किससे डिवाइड होगा, इनके योग से, अर्थात 37 प्लस 11 अर्थात कह सकते हैं 48 से सदैव ये विभक्त होगा। 48 से सदैव दी गई संख्या विभक्त होगी। तो आइए दोस्तों ऑप्शन पे चलते हैं। देखिए ऑप्शन में दिया गया है 2, 3, 8 और सभी से। तो दोस्तों यहां पर आपके दिमाग में आया होगा कि यह संख्या तो कट रही है 48 से, और ऑप्शन में हमें कहीं 48 मिल ही नहीं रहा है। तो दोस्तों अगर ये संख्या 48 से कट रही है तो यह 48 के गुणनखंडों से भी कटेगी। दी गई संख्या लिख दे रहे हैं दोस्तों, दी गई संख्या यदि 48 से कट रही है तो यह 48 के गुणनखंडों से भी विभक्त हो जाएगी। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि 48 के गुणनखंड क्या क्या हैं। तो आइए दोस्तों 48 का हम गुणनखंड करते हैं, अभाज्य गुणनखंड करते हैं दोस्तों। तो 2 से काटेंगे आ जाएगा 24, 2 से काटेंगे दोस्तों आ जाएगा 12, 2 से काटेंगे दोस्तों आ जाएगा 6, 2 से काटेंगे आ जाएगा दोस्तों 3, और 3 से काटेंगे दोस्तों तो आ जाएगा 1। तब आइए दोस्तों हम यहां पर आपको दिखाते हैं कि लिखा क्या गया है दोस्तों 48, और 48 के गुणनखंड के रूप में हमें प्राप्त हुआ 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। अब इसके गुणनखंड में दोस्तों हमें दिख क्या रहा है, देखिए 2 दिख रहा है और
3 दिख रहा है। तो ये तो कंफर्म हो गया कि इसके गुणनखंड में हमें 2 और 3 साफ साफ दिख रहे हैं। तो ये दी गई संख्या हमारी 2 से भी कटेगी और 3 से भी कटेगी। तो दोस्तों यहाँ पर 2 से भी कटी, 3 से भी कटी। लेकिन दोस्तों समस्या की बात यह है कि ओलंपियाड में हमें जो है यहाँ पर सिर्फ एक ऑप्शन को टिक करना है, एक ऑप्शन को करेक्ट करना है। हम 2 ऑप्शन जो है नहीं सही कर सकते हैं। या तो ऐसा सही कर सकते हैं कि सभी से कट रहा है, लेकिन दोस्तों अब यहाँ पर 8 दिखना चाहिए। तो आइए दोस्तों हम यहाँ पर दिखाते हैं। जैसे देखिए दोस्तों 2 गुणे और बाकी सभी संख्याओं का गुणा कर लीजिए। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 त्रिक 24। तो यहां पर कह सकते हैं दोस्तों 2 से कटेगी, क्योंकि 2 गुणनखंड के रूप में मिल रहा है। आगे देखिए दोस्तों, अगर हमें यहां पर सारी संख्याओं का गुणा कर दीजिए और 3 छोड़ दीजिए, तो 3 गुणे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। अतः 3 गुणनखंड के रूप में दिख रहा है, तो 3 से भी कटेगी। ठीक है, आइए दोस्तों 8 की बारी आई अब। तो देखिए अगर 3 बार 2 का गुणा कर लीजिए, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो यहां पर हो जाएगा दोस्तों 8 और बचेगा 3 दूनी 6। तो 8 भी दोस्तों हमें गुणनखंड के रूप में मिल रहा है, अतः दी गई संख्या 8 से भी कटेगी। इस तरीके से दोस्तों जो ये दी गई संख्या है ये 2 से भी कट रही है, 3 से भी कट रही है और 8 से भी कट रही है। वही हमने बताया दोस्तों कि दी गई संख्या 48 से कट रही है, तो यह 48 के गुणनखंडों से भी विभक्त हो जाएगी। तो दोस्तों इस तरीके से अब यहां पर हम अलग अलग ऑप्शन को नहीं सही करेंगे, क्योंकि 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, 8 से भी कट रहा है। तो डायरेक्ट दोस्तों हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा कि यह सभी से विभक्त होगा। तो इस तरीके से दोस्तों इस पे प्रश्न पूछे जाते हैं। डायरेक्ट आपसे प्रश्न ये इतना इजी करके नहीं पूछा जाएगा कि संख्या दी रहेगी तो जोड़ के जो दिया रहेगा कि इसी से कटेगी। नहीं दोस्तों, आपको ऐसे प्रश्न घुमा के दिया रहेगा, तो यहाँ पर कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। जोड़ने पर जो आएगा आप क्या करिएगा, उनका गुणनखंड करिएगा। यदि दी गई संख्या 48 से कट रही थी, तो यहां इनके गुणनखंडों से भी कट रही थी दोस्तों। यह हमने प्रूव करके आपको दिखा दिया। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो चलिए दोस्तों यहां पर हमने एक और लाजवाब प्रश्न ले लिया है दोस्तों। इस प्रश्न में आप एक और नॉलेज को गेन करवाएंगे, अपने करेंगे। और वो नॉलेज क्या है दोस्तों यहां पर, और ट्रिकी भी बहुत है। जैसे देखिए दोस्तों, हमने आपको क्या बताया था, एक बार फिर से आते हैं। a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n। यहां पर n क्या होना चाहिए दोस्तों, समान होना चाहिए। मतलब दोनों की घातें क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। लेकिन दोस्तों इस प्रश्न में देखिए यहां पर लिखा है 5 की घात 21 प्लस 3 की घात 63, और यहां पर घातें समान नहीं है। अतः दोस्तों हम अपना नियम अब लगा नहीं पाएंगे। तो इसके लिए करना क्या होगा दोस्तों, आपको घातों को समान करना होगा। घातों को समान करना होगा। और कैसे होगा दोस्तों, बहुत ही आसान है। थोड़ा सा ध्यान से देखिए, 5 की घात 21 प्लस, दोस्तों हमें इसको 21 बनाना है। क्या बनाना है, 21। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, जैसे 3 की घात 3 और उसकी पूरी घात 21। क्योंकि दोस्तों हम जानते हैं कि जब घात पे भी घात लगा होता है तो घातों का क्या हो जाता है दोस्तों, आपस में गुणा हो जाता है। इसी तरीके से यदि 3 की घात 3 की होल घात 21 कर देंगे, ये 3 की घात 3 गुणे 21 अर्थात 3 की घात 63 फिर से प्राप्त हो जाएगा हमें। ठीक है दोस्तों, तो 21 बनाने के लिए, चूंकि यहाँ 21 था तो हमें 21 बनाना था, इसीलिए दोस्तों हमने इसको इस तरीके से लिखा। और इसको लिखने के लिए दोस्तों हम आपको बता दें, जैसे 21 बनाना था तो 21 से इसी 63 को आप डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड करेंगे 3 बार में ये डिवाइड हो जाएगा। तो जो 3 आएगा आप यहां पर अंदर उसको रख देंगे। इस तरीके से आपको आसानी हो जाएगी प्राप्त करने में। क्योंकि यहां पर दोस्तों संख्या छोटी थी तो हम डायरेक्ट पता कर पाए कि कौन सी संख्या की घात बनाए, मतलब 3 की कौन सी घात बनाए कि हमको जो है बाद में घात से गुणा करने पर 63 आ जाए। तो संख्या छोटी थी, इजिली कर पाए। संख्या बड़ी होगी तो आप इसी तरीके से करेंगे कि जैसे हमने यहाँ पर किया, 21 से 63 को डिवाइड किया और डिवाइड करने से भागफल जो प्राप्त हुआ हमने 3 को उसी की घात पे लगा दिया।
तो दोस्तों देखिए हमारा बन गया 21 तिहाई 63। तो इसके बाद दोस्तों अब चलिए देखिए ये हो जाएगा 5 की घात 21 और 3 त्रिका 9, मतलब 3 की घात 3 का क्या मतलब होगा दोस्तों, 3 गुणे 3 गुणे 3, अर्थात हमें मिल जाएगा 27 और ये हो जाएगा 27 की घात 21। अब दोस्तों देखिए कि घातें भी समान हो गई और दूसरी बात क्या है कि यहां पर हमें ए और बी भी प्राप्त हो गया, अर्थात यह दोस्तों किससे कटेगा, जैसे यहां पर ए की हमने बताया ए की घात n प्लस बी की घात n सदैव किससे विभाजित होता है, ए प्लस बी से। तो ऐसे ही 5 की घात 21 प्लस 27 की घात 21 किससे डिवाइड होगा, 5 प्लस 27, अर्थात दोस्तों 27 और 3 30 2 32 से दोस्तों ये पूरी तरीके से डिवाइड होगा, सदैव विभक्त होगा दोस्तों। या यहां पर हम थोड़ा सा लिख देते हैं कि 5 प्लस 27 अर्थात दोस्तों 32 से पूरा डिवाइड होगा। तो अब दोस्तों ऑप्शन पे आइए, ऑप्शन में दोस्तों कहीं पर भी हमें 32 नहीं दिख रहा है। तो हमने पहले वाले प्रश्न में क्या बताया कि यदि दी गई संख्या जो हमें प्राप्त हुई है वह ऑप्शन में ना दिखेगी तो क्या करना होगा, क्योंकि दोस्तों यह 32 से कट रहा अर्थात यह 32 के गुणनखंड से भी कटेगा। तो आइए इसका गुणनखंड अगर हम करें दोस्तों तो इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूना 8 दूना 16 दूनी 32। अब देखिए दोस्तों साफ साफ दिख रहा है कि इसमें 2 दिख रहा है, अतः हमारा 2 से तो कट ही रहा है। अब आइए दोस्तों कुछ दो के आपस में गुणा कर लेते हैं, जैसे 4 बार अगर हमने इसका गुणा कर लिया तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 और 16 गुणे 2, अर्थात दी गई संख्या 16 से भी कटेगी और दी गई संख्या 2 से भी कटेगी। तो दोस्तों 16 भी दिख रहा है, अर्थात 2 से भी कट रहा है 16 से भी कट रहा है। इस तरीके से दोस्तों हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ना कि ऑप्शन ए, क्योंकि दोस्तों हमने ऑप्शन सी में क्या रखा है, ए व बी दोनों से। तो ये दोस्तों हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी फॉर चेन्नई। तो चलिए दोस्तों हम आगे चलते हैं। तो आइए दोस्तों हमने एक और प्रश्न ले लिया है और वाकई में दोस्तों ये ओलंपियाड के लिए अगर जो कहा जाता है कि हाँ मतलब लेवल वाला प्रश्न, तो ये दोस्तों लेवल वाला प्रश्न है। और इस पे जो है आइए दोस्तों हम इसको बताते हैं कैसे इस पे सॉल्व करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों पढ़िए प्रश्न को, देखिए क्या कह रहा है, 7 की घात 39 से 1 कम निम्न में से किस संख्या से सदैव विभक्त होगा। तो दोस्तों यहां पर थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करिए, कह क्या रहा है, 7 की घात 39 से 1 कम, अर्थात 7 की घात 39 माइनस 1 कह रहा है। वो डायरेक्ट उसने प्रश्न नहीं लिखा, शब्दों में प्रश्नों को लिखा यहां पर। इसी तरीके से दोस्तों आपको शब्दों के भी माध्यम से जो है आयोग उलझाने की कोशिश करता है। तो ये हो गया 7 की घात 39 माइनस 1। अब यहां पर दोस्तों हम जानते हैं कि आपके जहन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि अब भी ये जो है जो आपने नियम बताया उस नियम में से किसी भी नियम से ये मैच नहीं कर रहा है, तो क्या करें। तो इसके लिए दोस्तों देखिए मैच करवाते हैं कैसे, क्योंकि 7 की घात 39, अब एक एक ऐसी संख्या है दोस्तों कि आप इसकी घात कुछ भी लिख दीजिए, चाहे 10 लिख दीजिए, चाहे 1 की घात 1000 कर दीजिए, कुछ भी कर दीजिए दोस्तों, सदैव इसका मान किसके बराबर आएगा, 1 के ही बराबर आएगा। तो दोस्तों वैसे ही हम 1 को भी लिख सकते हैं 1 की घात 39। अब दोस्तों देखिए a की पावर n माइनस b की पावर n बन गया दोस्तों। अब यहां पर ये सदैव किससे विभक्त होगा, तो इस टाइप का पैटर्न a टू द पावर n माइनस b टू द पावर n, जहां पर n क्या हो, विषम हो, n कैसी हो, विषम हो, तो वो सदैव a माइनस बी से विभक्त होता है। तो यहाँ पर 39 भी दोस्तों एक विषम संख्या है, अतः यह सदैव किससे विभक्त होगा, 7 माइनस 1 अर्थात 6 से विभक्त होगा। तो दोस्तों आइए ऑप्शन में देखते हैं। तो ऑप्शन में दोस्तों इस बार हमें साफ साफ देखिए यहाँ पर 6 मिल रहा है, मींस सी फॉर चेन्नई इज करेक्ट आंसर। तो दोस्तों इस टाइप के प्रश्न जो होते हैं ये बहुत ही अच्छे होते हैं। तो चलिए दोस्तों अगले नियम पर चलते हैं। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर हमने एक और प्रश्न लिया है और ये भी प्रश्न दोस्तों बहुत ही ट्रिकी और बहुत ही अच्छा है। इस टाइप के प्रश्न भी अगर एग्जाम में आ जाते हैं तो समय का अभाव होने की वजह से हम जल्दीबाजी में समझ ही नहीं पाते कि करना क्या होगा। तो दोस्तों आराम से इस प्रश्न को समझिए, ठीक है। तो दोस्तों देखिए 3 की घात 41, 3 की घात 42, 3 की घात 43, 3 की घात 44, यह किससे सदैव विभक्त होगा। यहाँ पर ऑप्शन भी लिखा गया है दोस्तों।
तो ऐसे प्रश्न में क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले हम देखेंगे कि सब में कॉमन क्या है। जिससे सब में कॉमन देखा जाए, जो सबसे कम घात होगा दोस्तों, जो सबसे कम घात होगा वह कॉमन के रूप में बाहर निकल जाएगा। अर्थात सबसे कम देखिए 3 की घात 41, क्योंकि ये 42 है, इसमें भी 3 की घात 41 मिल जाएगा हमें। 3 की घात 43, इसमें भी 3 की घात 41 हमें मिल जाएगा। और 3 की घात 44, अर्थात इसमें भी हमें 3 की घात 41 मिल जाएगा। तो दोस्तों यहां पर हम अगर 3 की घात 41 को कॉमन ले ले तो यहां पर बचेगा 1, यहां पर 3, यहां पर 3 की घात 2 और यहां पर 3 की घात 3। अर्थात दोस्तों 3 की घात 41 गुणे 3 1 4। थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। जैसे 1 प्लस 3 प्लस 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9 त्रिक 27। तो दोस्तों 27 1 28 और 9 3 12, मतलब टोटल मिलके हो जाएगा दोस्तों 40। तो दोस्तों यहां पर कहने का तात्पर्य यह है कि दी गई संख्या अब देखिए इस रूप में हमें प्राप्त हो गई है। अर्थात यह संख्या 40 से भी कटेगी और 3 की घात 41 से भी कटेगी, या यह संख्या हम कह सकते हैं 40 और उसके गुणनखंडों से। तो ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों, दी गई संख्या 40 से तथा 40 के सभी गुणनखंडों से पूरी तरह से विभक्त हो जाएगी दोस्तों। तो देखिए 40 से कटेगी, लेकिन ऑप्शन में दोस्तों हमें 40 ना कहीं पर दिख नहीं रहा है। तो इसके लिए 40 के गुणनखंड करेंगे। तो 40 को दोस्तों लिख सकते हैं हम 2 गुणे 20। यहां पर देखिए 2 मिल गया दोस्तों, तो अर्थात 2 से तो कटेगा ही कटेगा। इसके बाद दोस्तों हम 40 को दूसरी तरीके से लिख सकते हैं 5 गुणे 8। अर्थात दोस्तों यहां 5 से भी कटेगा। यहां पर देखिए दोस्तों 2 से कटेगा। यहां पर दोस्तों 5 से कटेगा। अब चूंकि दोस्तों सिंगल प्रश्न 2 ऑप्शन सही हो रहे हैं, तो ये भी नहीं सही है। अच्छा दोस्तों 9 से कटेगा कि नहीं कटेगा, इसके लिए दोस्तों देखिए हमने क्या कहा कि 3 की घात 41 गुणे 40। अगर दी गई संख्या 40 से कट सकता है तो दी गई संख्या 3 की घात 41 से भी, 3 की घात 41 से भी दी गई संख्या पूरी तरह से विभक्त हो जाएगी दोस्तों। तो देखिए हम 3 की घात 41 को दोस्तों थोड़ा सा लिखने का तरीका अगर बदल दें, तो जैसे दोस्तों यहां से हम 3 की घात 2 अगर निकाल दें बाहर और इसको लिख दें 3 की घात 2 निकल जाएगा 41 में से दोस्तों बचेगा 39। क्योंकि दोस्तों हम जानते हैं कि 1 की घात समान आधार अगर है और समान आधार गुणे के कंडीशन में समान आधार की घातों को क्या कर लिया जाता है, जोड़ लिया जाता है। तो देखिए आधार दोनों का समान है 3 3, तो इसको फिर से जोड़ के हम 39 प्लस 2 41 लिख सकते हैं। तो दोस्तों यहां पर देखिए 3 की घात 2 मतलब क्या हो जाएगा 9 गुणे 3 की घात 39। तो दोस्तों देखिए 9 मतलब इसका एक गुणनखंड हमें क्या प्राप्त हुआ दोस्तों, 9 भी प्राप्त हुआ। अतः दी गई संख्या 9 से भी कटेगी। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं दोस्तों कि 3 की घात 41 गुणे 40 को हम अगर लिखें तो इसको लिख सकते हैं 9 गुणे 3 की घात 39 गुणे, इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 2 और 5, 2 दूनी 4 दूनी 8 और 8 पंचे 40। तो देखिए दोस्तों इसमें हमें 9 मिल रहा है, ये देखिए। इसके बाद उसमें देखिए हमें दोस्तों 2 भी दिख रहा है और 5 भी दिख रहा है। अर्थात दोस्तों यह दी गई संख्या 2 से 5 से और 9 तीनों से कटेगी। इसलिए यहाँ पर दोस्तों अलग अलग उत्तर नहीं देंगे हम यहाँ पर, क्योंकि हमारा एक ऑप्शन दिया गया है सभी से। इसलिए दोस्तों यहाँ पर डी फॉर डेनमार्क इज करेक्ट आंसर, क्योंकि यहाँ पर लिखा गया है सभी से डिवाइड होगा। तो इस तरीके से दोस्तों इस टाइप के प्रश्न हम करते हैं। चलिए एक और प्रश्न लेते हैं। तो चलिए दोस्तों यहां पर हमने एक और प्रश्न ले लिया है और प्रश्न सेम वही है कि 4 की घात 61 प्लस 4 की घात 62
प्लस 4 की घात 63 और प्लस 4 की घात 64 निम्न में से किस संख्या से सदैव विभक्त होगा। और दोस्तों हमने यहाँ पर ऑप्शन भी ले लिया है। तो चलिए दोस्तों, हमने क्या बताया था कि सबसे कम घात वाले को हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो 4 की घात 61 यहाँ पर सबसे कम है तो उसको कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर बचेगा 1, यहाँ पर 4, यहाँ पर दोस्तों 4 की घात 2 और यहाँ पर दोस्तों बचेगा 4 की घात 3। क्योंकि दोस्तों 61 और 3 64 होता है, 61 और 2 63, 61 और 1 62 और इस तरीके से पूरा का पूरा टर्म कॉमन हो गया है। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर ये बच जाएंगे। तो आगे चलिए दोस्तों, इसको हम लिख सकते हैं 4 की घात 61 गुणे में 1 प्लस 4 प्लस 16 प्लस 64। और दोस्तों जब हम इसको जोड़ेंगे तो यहां पर आएगा दोस्तों 85। ठीक है दोस्तों। तो अब आइए दोस्तों कि हमने क्या कहा कि ये 85 अर्थात इसका क्या मतलब हुआ, अर्थात जो ये दी गई संख्या है ना दोस्तों, ये 4 की घात 61 से भी कट जाएगी और 4 की घात 61 के गुणनखंड से भी। ये दी गई संख्या 85 से भी कट जाएगी और 85 के गुणनखंड से भी कट जाएगी दोस्तों। तो आइए हमको ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर अगर हम इसका गुणनखंड करें तो 4 की घात 61 को हम दोस्तों लिख सकते हैं 4 गुणे 4 की घात 60 और इसको लिख सकते हैं, इसका गुणनखंड करेंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा 5 गुणे 17। ठीक है दोस्तों। चलिए अच्छा, फिलहाल अभी ये नहीं करते हैं, अभी ये नहीं करते, नहीं तो आप सोचेंगे कि मतलब आपको पता है तो आपने ऐसा कर लिया, हमें नहीं पता होगा तो हम क्या करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों 85 है, 85 को हमने इस तरीके से तोड़ दिया। अब आइए दोस्तों ऑप्शन पे चलते हैं। अपने ऑप्शन में देखिए 19। अब यहां से 19 तो हमें मिलेगा नहीं क्योंकि 4 की घात 61 है, तो ये सम संख्या है और सम संख्या की अगर घातों को हम जो है गुणा करते हैं तो हमें सम संख्या ही प्राप्त हो जाएगा। तो 19 तो मिलने वाला नहीं है। 13 कहीं पर दिख आने का, 13 भी आने की कोई चांस नहीं है। 29 ये भी एक विषम संख्या, इसमें भी कहीं आने के चांस नहीं है। तो दिख क्या रहा है दोस्तों 10। इस तरीके से दोस्तों हम 10 को तो करेक्ट कर लेंगे, यही ऐसे ही करेक्ट कर लिया हमने 10 की 10 सही है। लेकिन दोस्तों 10 आया कैसे, तो वो हम दिखाना चाहते हैं। तो दोस्तों देखिए, हमने बताया था यदि आपने हमारा शून्यों की संख्या ज्ञात करने वाला जिसमें हमने लेक्चर पढ़ाया है, अगर उस लेक्चर को आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि शून्यों का निर्माण करने के लिए हमें 1 2 और 1 5 के जोड़े की जरूरत होती है। मतलब 2 और 5 के एक जोड़े से एक शून्य का निर्माण होता है। तो दोस्तों यहां पर दिया गया है 10 और हमें 5 मिला लेकिन 2 नहीं दिख रहा है, तो 2 हमें यहां दिखेगा दोस्तों। इसमें कैसे दिखेगा, इसको हम लिख सकते हैं 4 गुणे 4 की घात 60 गुणे 5 गुणे 17। और अब देखिए दोस्तों 4 को भी हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2, 4 की घात 60 गुणे 5 गुणे 17। थोड़ा सा दोस्तों चेंज करते हैं, जैसे 2 गुणे 5, यहां 2 और इस 5 का हमने एक जोड़ा बना लिया। यहां पर बचा दोस्तों 2, यहां पर 4 की घात 60 और यहां पर दोस्तों बचा 17। अब देखिए यहां पर दोस्तों क्या आ जाएगा, 10 2 4 की घात 60 और गुणे 17। अच्छा दोस्तों, अगर ऑप्शन में 17 होता या 17 दूनी 34 होता, ठीक है, तो उनसे भी कट जाता। या दोस्तों अगर ऑप्शन में 10 दूनी 20 होता या 17 गुणे 10 170 होता, इन सब संख्याओं से भी कट जाता। लेकिन दोस्तों ऑप्शन में सिर्फ हमें 10 दिख रहा है, बाकी और दी गई संख्याएं दिख नहीं रही हैं। तो अतः बी फॉर बॉम्बे इज करेक्ट आंसर दोस्तों। तो इस तरीके से हम घातांकी योग पे जो आधारित प्रश्नों को होता है उनको दोस्तों इसी तरीके से हम करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि हमने जो है घातांकीय योग पर आधारित प्रश्नों को देखा और यहाँ से हमने आपको बताया कि इन प्रश्नों को हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस हम इतना ही रखेंगे, क्योंकि हमने दोस्तों स्टार्टिंग में आपको 4 टॉपिक बताया था और 4 टॉपिक के अंतर्गत दोस्तों हमने 2 को खत्म किया। एक घातांकीय योग पर आधारित प्रश्नों को हमने खत्म किया और इसके पहले हमने आपको बताया था a⁴n प्लस b⁴n या a⁴n माइनस b⁴n टाइप वाले प्रश्नों को हमने बताया था। और इसके अंतर्गत दोस्तों अब बचा हुआ है 2 टॉपिक, जो कि है हमारा शेषफल प्रमेय, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और एक है दी गई संख्याओं का गुणनखंड हम भाग विधि से कैसे निकालते हैं। तो इससे रिलेटेड वीडियोस दोस्तों हम कल के डेट में अपलोड करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही है। थैंक यू।